नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास एसी वॉर्ड के कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं जो 20वीं सदी के शुरुआती 50 सालों के अंग्रेजी साहित्य और समाज को देखते हैं। और ये सिर्फ कुछ पुरानी किताबों के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस तूफानी दौर के बारे में है जब समाज की पूरी बुनियाद, लोगों की सोच, सब कुछ हिल गया था। बिल्कुल। और वॉर्ड के स्रोत हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज 50 सालों में एक पूरी की पूरी पीढ़ी अपने बुजुर्गों के सबसे गहरी सच्चाइयों को अंधविश्वास मानने लगी। सही बात है। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन इसी बदलाव की तह तक जाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विक्टोरियन युग की वो चट्टान जैसी स्थिरता, जहां लगता था कि कुछ भी कभी नहीं बदलेगा, हाँ, वो 20वीं सदी के सवालों, विद्रोह और बेचैनी की बहती रेत में कैसे बदल गई। चलिए तो फिर वहीं से शुरू करते हैं, विक्टोरियन युग से। हाँ, जब हम उस युग के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत ही स्थिर और क्या कहते हैं व्यवस्थित दुनिया की तस्वीर दिमाग में आती है। बिल्कुल। घर, साम्राज्य, धर्म, ये सब बहुत मजबूत संस्थाएं मानी जाती थीं। तो क्या ये सच में उतना ही मजबूत था जितना बाहर से दिखता था, या सतह के नीचे कुछ दरारें पहले से थीं? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि बाहर से तो सब कुछ शांत लगता था, पर अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी। बिल्कुल। वुल्टे इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। अच्छा। वो कहती हैं कि ये कोई गहरी सच्ची आस्था नहीं थी, बल्कि उसे मान लेने का एक जिद भरा रवैया था। उन्होंने इसके लिए एक कमाल का मुहावरा इस्तेमाल किया है, दिमाग और आत्मा के मांगे हुए कपड़े। मांगे हुए कपड़े? हाँ, ये विचार और विश्वास लोगों के अपने नहीं थे। उन्होंने बस अपने बड़ों से विरासत में ले लिए थे और बिना सवाल के पहन लिए थे। यानी ये एक तरह का दिखावा? कुछ हद तक, हाँ। और कुछ लेखकों ने इसे महसूस भी कर लिया था। जैसे जॉर्ज मेरेडिथ ने उस दौर के सबसे बड़े कवि टेनिसन की कविताओं के बारे में कहा था कि उनमें से शापित पाखंड की गंध आती है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी इस दिखावे से ऊब चुके थे। वो एक ऐसी सच्चाई की तलाश में थे जो सिर्फ मान ली ना गई हो, बल्कि महसूस की गई हो। यही वो दरारें थीं जो धीरे धीरे चौड़ी हो रही थीं। बिल्कुल। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में इन दरारों पर जैसे एक हथौड़ा पड़ता है। बर्नार्ड शॉ आते हैं। हाँ, और उनका नारा गूंजता है, सवाल करो, जांचो, परखो। ये तो उस पुरानी दुनिया पर एक सीधा हमला था। ये एक वैचारिक धमाका था। शॉ का मानना था कि इंसानियत हर चीज में तरक्की कर रही है, लेकिन अपनी सोच में नहीं। उनके एक नाटक में एक पात्र है एंड्रू अंडरशॉफ्ट। वो कहता है कि दुनिया अपनी पुरानी स्टीम इंजन और पुरानी मशीनें तो बदल देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रह, अपनी नैतिकता और अपने धर्म को बदलने से डरती है। शॉ कह रहे थे कि अब इन मांगे हुए कपड़ों को उतार फेंकने का वक्त आ गया है। और शॉ अकेले तो नहीं थे। H.G. वेल्स भी तो इसी तरह की बातें कर रहे थे, है ना? बिल्कुल। अगर शॉ हथौड़ा थे, तो वेल्स वो नदी थे जो धीरे धीरे नींव को खोखला कर रही थी। वाह। वेल्स का एक विचार था जिसे वो चीजों का प्रवाह कहते थे। उनका मानना था कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। ये विक्टोरियन सोच के बिल्कुल उलट था। हाँ, उनके लिए दुनिया एक बना बनाया स्थायी घर नहीं थी, बल्कि सिर्फ घर बनाने की एक जगह थी। इस एक विचार ने लोगों की सुरक्षा की भावना को हिला के रख दिया। ये एहसास तो बहुत डरावना रहा होगा जब आपके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शॉ के नाटक मेजर बारबरा में एक पात्र है जो इस एहसास को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। वो कहती है, मैं उस चट्टान पर खड़ी थी जिसे मैं शाश्वत मानती थी, और बिना एक शब्द कहे वो मेरे पैरों के नीचे से ढह गई। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। नहीं, ये उस पूरी पीढ़ी के आध्यात्मिक खालीपन की आवाज है। जब पुरानी निश्चितताएं बिखर गईं, तो एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया। तो जब ये पुरानी सारी मान्यताएं ढह गई, तो एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हुआ होगा। लोगों ने इस खालीपन को भरने के लिए क्या किया? क्या कोई नई विचारधारा सामने आई? बिल्कुल। और इसी खालीपन से दो बहुत अलग अलग रास्ते निकले, साहित्य में भी और समाज में भी। अच्छा। एक रास्ता था समाज को सुधारने का, और दूसरा था कला में डूब जाने का। पहले रास्ते पर चलने वाले थे फेबियन सोसाइटी के लोग, जिनमें बर्नार्ड शॉ और H.G. वेल्स जैसे बड़े लेखक शामिल थे। जी। फेबियन सोसाइटी, इनका मुख्य विचार क्या था? उनका नारा था कला जीवन के लिए,
उनका मानना था कि एक लेखक या कलाकार की जिम्मेदारी सिर्फ सुंदर कहानियां लिखना नहीं है, बल्कि समाज की बुराइयों को उजागर करना। हाँ, और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करना। उनका मकसद राजनीतिक और सामाजिक था। वे साहित्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका समाज पर असर क्या हुआ? क्या वे सफल हुए? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। सिडनी और बीट्रिस वेब जैसे लोगों की मेहनत और इसी फेबियन सोच ने ही आगे चलकर ब्रिटेन में वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन वॉर्ड इसके एक अनचाहे नतीजे की तरफ भी इशारा करती हैं। वो क्या? आम आदमी की भलाई पर ध्यान देते देते यह व्यवस्था भीड़ मानव पर केंद्रित हो गई। भीड़ मानव? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि व्यवस्था हर किसी को एक ही नज़र से देखने लगी। वो व्यक्ति की खासियत, उसकी विलक्षणता या उसके पागलपन के लिए अंधी हो गई। वॉर्ड एक बहुत तीखी उपमा देती हैं। वो कहती हैं कि ये व्यवस्था लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वे एक कंप्यूटर की अंतड़ियों से गुजरते हुए पंच कार्ड हों। बाप रे, मतलब हर कोई बस एक नंबर था, एक आंकड़ा। बिल्कुल, इंसान की व्यक्तिगत पहचान इस सामूहिक भलाई के शोर में कहीं खो गई थी। तो ये तो एक नजरिया हुआ, पर क्या सब लोग इससे सहमत थे? कोई ऐसा भी था जो मानता हो कि कला का मकसद समाज सुधार नहीं, कुछ और है? हाँ, और वो था दूसरा रास्ता। इसके ठीक विपरीत था ब्लूम्सबरी ग्रुप। इसमें वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर जैसे बड़े नाम थे। जी हाँ, उन्होंने पुराने सिद्धांत कला के लिए को एक नए अंदाज में फिर से जिंदा किया। ये लोग फीबियन सोसाइटी से कैसे अलग थे? जमीन आसमान का फर्क था। ब्लूम्सबरी ग्रुप के लोग सामाजिक सुधारकों के बजाय बुद्धिजीवी थे। अच्छा। उनके लिए कला का मकसद बाहरी दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि इंसान के भीतरी मन की गहराइयों को, उसकी चेतना को और उसके व्यक्तिगत अनुभवों की सुंदरता को खोजना था। और वो शिष्टाचार और बौद्धिक बहस को बहुत महत्व देते थे। बिल्कुल, और सच कहूं तो वो खुद को आम लोगों से मानसिक रूप से कुछ श्रेष्ठ भी समझते थे। इसी ग्रुप में मशहूर अर्थशास्त्री J.M. कीन्स भी थी, है ना? एक कला प्रेमी समूह में एक अर्थशास्त्री का होना थोड़ा अजीब लगता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। कीन्स सिर्फ एक महान अर्थशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि कला के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। लेकिन उनकी सबसे प्रभावशाली किताब कला के बारे में नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के बाद उन्होंने द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस नाम की एक किताब लिखी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वॉर्ड के स्रोत बताते हैं कि इस किताब का असर बहुत जबरदस्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस किताब ने जर्मनी में यह भावना भड़काने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये वर्साई की संधि उनके साथ एक घोर अन्याय थी और इसका बदला लेना जरूरी है। कमाल है। मतलब एक बौद्धिक समूह के सदस्य की लिखी एक किताब ने अनजाने में दूसरे विश्व युद्ध के बीज बोने में मदद की। यह दिखाता है कि विचारों की दुनिया और असल दुनिया के बीच कोई दीवार नहीं होती। एक विचार, चाहे वो कितना भी बौद्धिक क्यों न हो, दुनिया पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। आपने ब्लूम्सबरी ग्रुप के बौद्धिक अभिजात्यवाद का जिक्र किया। मुझे याद है कि 1922 को साहित्य में एक बहुत बड़ा साल माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने साहित्य को हमेशा के लिए बदल दिया और शायद उसे आम पाठक से और भी दूर कर दिया। ऐसा क्या हुआ था? आपने बिल्कुल सही साल पकड़ा। 1922 एक तूफान की तरह था। उस साल दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल किताबें आईं। जेम्स जॉयस की यूलिसिस और T.S. एलियट की द वेस्टलैंड। जी, इन किताबों के आने के बाद साहित्य अब वो नहीं रहा जो पहले था। वो अचानक एक गूढ़ किले में बंद हो गया, जिसमें दाखिल होना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो क्या ये लेखक जानबूझकर मुश्किल लिख रहे थे? क्या वो आम पाठक को बाहर रखना चाहते थे? एक तरह से हाँ। यहाँ एक नई बात सामने आई, सामान्य बुद्धि के प्रति एक तिरस्कार। अच्छा। ये माना जाने लगा कि महान साहित्य सिर्फ कुछ चुने हुए श्रेष्ठ दिमागों के लिए ही होता है। जॉयस के काम पर लिखने वाले एक विद्वान स्टुअर्ट गिलबर्ट ने लिखा था कि जॉयस ने कभी भी मानसिक अंडरवर्ल्ड की कई सिरों वाली भीड़ के सामने अपनी बुद्धि को झुकने नहीं दिया। और T.S. एलियट ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। हाँ, एलियट ने अर्धशिक्षितों के आत्मसंतोष की कड़ी आलोचना की। मतलब साहित्य अब एक क्लब जैसा बन गया था जिसके नियम कुछ ही लोग जानते थे, और आलोचक, क्या वे इस खाई को पाटने में मदद कर रहे थे या इसे और चौड़ा कर रहे थे? आलोचकों ने तो इसे और भी जटिल बना दिया। वॉर्ड एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाती है जो इस पूरी स्थिति को बयान करता है। बताइए। प्रोफेसर विलियम एम्पसन नाम के एक बहुत बड़े आलोचक थे।
उन्होंने टी.एस. एलियट की एक कविता के एक हिस्से का बहुत ही गहरा और जटिल विश्लेषण लिखा। उन्होंने उसकी बनावट की खूब तारीफ की, लेकिन सालों बाद पता चला कि जिस जटिलता की वो तारीफ कर रहे थे वो कवि की नहीं बल्कि एक बेचारे प्रिंटर की गलती थी। क्या? हाँ, उसने गलती से 2 लाइनों के बीच का विराम चिन्ह बदल दिया था। ये तो कमाल का किस्सा है। मतलब पूरी की पूरी बौद्धिक इमारत एक टाइपिंग की गलती पर खड़ी थी। बिल्कुल, और ये किस्सा उस बड़ी प्रवृत्ति को दिखाता है जिसे वार्ड ने एक बहुत ही तीखे शब्द से बुलाया है, सेरेब्रल इंसेस्ट, यानी बौद्धिक अनाचार। इसका मतलब है कि अकादमिक आलोचना की दुनिया बाहर की दुनिया से कटकर अपने आप में ही उलझ गई थी। विद्वान आम पाठकों के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए लिख रहे थे, और अक्सर एक दूसरे से लड़ भी रहे थे। हाँ, द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट जैसे प्रकाशनों के पन्नों पर बुरी तरह लड़ते थे। साहित्य की दुनिया आम लोगों से बहुत बहुत दूर चली गई थी। तो एक तरफ साहित्य की दुनिया अपने ही बौद्धिक किले में बंद थी और दूसरी तरफ असली दुनिया 2 विश्व युद्धों की तबाही से गुजर रही थी। जी। युद्ध के बाद समाज कैसा था? वो वेलफेयर स्टेट जिसका वादा किया गया था, क्या उसने एक आदर्श समाज बना दिया था? वादा तो यही था। वादा था कि गरीबी, बीमारी और असुरक्षा खत्म हो जाएगी, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा और एक बेहतर समाज बनेगा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हकीकत उम्मीदों से बहुत अलग थी। क्या हुआ असल में? एक आदर्श समाज के बजाय समाज में एक अजीब सा उदास असंतोष फैल गया। अपराध दर बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात, उपभोक्तावाद का एक नया दौर शुरू हुआ। ये पड़ोसियों से आगे निकलने का युग था। मतलब खुशी का पैमाना अब सामान खरीदना हो गया था। बिल्कुल, अच्छा जीवन नहीं बल्कि ज्यादा सामान। और इसमें विज्ञापनों की क्या भूमिका थी? क्या वो सिर्फ सामान के बारे में बता रहे थे? नहीं, विज्ञापन अब बहुत चालाक हो गए थे। वे सिर्फ सामान नहीं बेच रहे थे, वे सपने और इच्छाएं बेच रहे थे। अच्छा। वार्ड बताती हैं कि विज्ञापन बनाने वाले गहन मनोविज्ञान का इस्तेमाल करने लगे थे। वे लोगों के अवचेतन मन की इच्छाओं को निशाना बनाते थे। मतलब बियर के विज्ञापन से लेकर महिलाओं के कॉर्सेट तक हर चीज को प्यार, सेक्स और सामाजिक सफलता से जोड़कर बेचा जाने लगा। मकसद था लोगों को ये महसूस कराना कि अगर उनके पास ये चीज नहीं है तो वे अधूरे हैं। तो अगर बड़े लोग इस उपभोक्तावाद के जाल में फंस रहे थे, तो उस पीढ़ी के युवा क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था? बिल्कुल नहीं। यहीं से युवाओं का विद्रोह शुरू होता है। अच्छा। पहले आए बिना वजह के विद्रोही और फिर 1950s के दशक के अंत में आए बीटनिक्स। ये एक पूरी तरह से अलग नजरिया था। बीटनिक्स, उनका पहनावा और उनकी सोच कैसी थी? जरा सोचिए, भद्दी ढीली ढाली जीन्स, बड़े बड़े स्वेटर्स, बिखरे हुए बाल। लड़के लड़कियों में फर्क करना मुश्किल था। लेकिन ये सिर्फ फैशन तो नहीं रहा होगा? नहीं, ये स्थापित समाज के हर नियम, हर मूल्य के खिलाफ एक विद्रोह था। उनका दर्शन था एक पतित समाज से खुद को पूरी तरह बाहर निकाल लेना। वो उस समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। हाँ, जिसे वे झूठा, भौतिकवादी और भ्रष्ट मानते थे। समाज से खुद को बाहर निकाल लेना, ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? यहीं पर इस आंदोलन का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। वो क्या? वे जिस समाज को इतनी नफरत से नकार रहे थे, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, खाने, कपड़े, रहने की जगह के लिए उसी पर निर्भर थे। वार्ड उन्हें सामाजिक परजीवी कहती हैं। अच्छा। वे समाज की बनाई व्यवस्था का फायदा तो उठा रहे थे, लेकिन उसमें कोई योगदान नहीं देना चाहते थे। ये दौर हर तरह की सत्ता के प्रति गहरे तिरस्कार का भी था। बिल्कुल। और व्यंग्य, जो पहले समाज सुधार का एक जरिया होता था, अब वो बुद्धिहीन व्यंग्य बन गया था। जब मजाक उड़ाना ही अपने आप में एक लक्ष्य था, उसके पीछे कोई बड़ा मकसद नहीं था। सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, हमने एक ऐसे युग से शुरुआत की जहां हर चीज निश्चित और स्थायी लगती थी, और हम एक ऐसे युग में पहुंच गए हैं जहां लगातार सवाल हैं, बौद्धिक अलगाव है और सामाजिक विद्रोह है। विक्टोरियन युग की वो ठोस चट्टान वाकई 20वीं सदी की बहती रेत में बदल गई। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। वार्ड एक बहुत गहरी बात कहती हैं। उनका मानना है कि जिसे 20वीं सदी के लोगों ने विक्टोरियन पाखंड कहकर खारिज कर दिया था, शायद आज हम उसे सराहनीय संयम और शालीनता के रूप में देख सकते हैं। मतलब पर्सपेक्टिव बदल गया है। हाँ, शायद इतिहास का पेंडुलम हमेशा एक छोर से दूसरे छोर तक घूमता रहता है।
हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी की गलतियों को सुधारने की कोशिश करती है और इस कोशिश में कुछ नई तरह की गलतियां कर बैठती है। इन स्रोतों में एक और बहुत बड़े बदलाव का जिक्र है जिसने हमारी दुनिया को गहराई से प्रभावित किया है, और वो है मनोचिकित्सा का उदय। हाँ, साइकियाट्री। इसका क्या असर हुआ? ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। वार्ड का विश्लेषण कहता है कि 20वीं सदी में दुनिया एक विशाल क्लिनिक बन गई। विशाल क्लिनिक? हाँ, एक ऐसी जगह जहां असामान्यता के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। हर भावना, हर व्यवहार, हर दुख को एक मानसिक बीमारी का लक्षण माना जाने लगा। और ये हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। बिल्कुल। एक ऐसे युग में जो इंसानी अनुभव के हर छोटे बड़े पहलू को एक बीमारी के तौर पर देखता है, हम सच्ची मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और उस चीज के बीच कैसे फर्क करें जिसे वार्ड एक नया व्यापार कहती हैं, जो असामान्यता का शोषण करता है। क्या हमारा साहित्य और उससे बढ़कर हमारी पूरी संस्कृति अपने ही बनाए हुए इस क्लिनिक में एक मरीज बनकर रह गई है?